नमस्कार प्यारे साथियों। इस क्लास में करंट अफेयर की दृष्टि से जनता की राय से समावेशी बजट तैयार करेंगे हेमंत सोरेन। तो इसके अंतर्गत आज हम आर्थिक सर्वेक्षण बताने जा रहे हैं। सुनने में बजट बहुत छोटी लगती है, बहुत आसान शब्द है, लेकिन इसे बनाने में पेश करने में बहुत सारे समस्या आती है, बहुत सारी परेशानियां होती है। तो उसके बारे में आज हम विभिन्न बिंदुओं पर फोकस करेंगे और ऑथेंटिक चीज़ों को आप लिखते चलेंगे। 3 मार्च को आएगा झारखंड का बजट और 20 दिनों तक चलेगी विधानसभा सत्र। केवल विधानसभा में ही बजट नहीं पेश की जाती है, लोकसभा में भी बजट पेश की जाती है। ध्यान रखेंगे, जितने भी आप देखेंगे केंद्र सरकार भी बजट पेश करती है और विभिन्न राज्य भी अपने अपने क्षेत्र में बजट पेश करते हैं। इसका मेन मकसद क्या है? सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, छोटी सी बात में। जैसे आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट थैला लेकर के जाते हैं, आपके पेरेंट्स से बोलते हैं कि विभिन्न चीज़ों को आप खरीद करके ले आवे। जैसे कभी जाते हैं मार्केट, आलू ले आते हैं, सब्जी ले आते हैं, फल ले आते हैं, किताब खरीद लेते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ पर आप खर्च करते हैं। तो इसी क्रिया को, ठीक है, राज्यसभा में, विधानसभा में जो सरकार होती है, जिसकी सरकार चलती है, तो अनेक चीज़ों पर वह खर्च करती है। वह विकास पर, शिक्षा पर, ग्रामीण पर, सड़क पर, परिवहन पर और ऐसे तमाम चीज़ों पर खर्च करती है। और सबका पैसा वहाँ पे डाटा लिखा हुआ रहता है कि इतना करोड़ इसमें खर्च होगा, इतना ग्रामीण योजना में या कल्याण योजना में, विकास में, शिक्षा में, तो सब में करोड़ों में रहती है। तो इसी को खर्च की क्रिया और खर्च, ठीक है, कितना खर्च होना चाहिए, तो इसी को जोड़ने और घटाने की क्रिया को बजट बोला जाता है। आने का मेन मकसद यह है कि आप जितने से जितने सरल शब्दों में समझ लीजिए, रटना नहीं, रटिएगा तो फिर भुला जाइएगा। वर्ष 2024-25 में तीसरा अनुपूरक बजट 27 फरवरी को सदन में रखा जाएगा। सदन में सरकार को लेकर के आएगी महत्वपूर्ण विधेयक। क्या क्या विधेयक है इस पर देखेंगे। बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में 20 कार्य दिवस होंगे। राज्य सरकार 3 मार्च को सदन पटल पर वित्तीय वर्ष 25-26 का मुख्य बजट रखेगी। 27 फरवरी को पिछले वित्तीय वर्ष 24 और 25 का तीसरा अनुपूरक बजट भी सरकार सदन में लेकर के आएगी। बजट सत्र के पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा। देश के दिव्यांग अभूतियों को इस दिन आद कर सदन की कार्यवाही समाप्त होगी। 27 फरवरी को एक दिन राज्यपाल के अभिभाषण का पक्ष विपक्ष चर्चा करेंगे और इसके साथ अनुपूरक बजट वाद विवाद के लिए भी एक दिन रखा जाएगा। 3 मार्च को मुख्य बजट आने का बाद इस पर दूसरी पाली में 24 मार्च तक चर्चा होगी। अब यहाँ पे बहुत सारे देख लीजिए कि चोटियों की शपथ और राज्यपाल का अभिभाषण होगा और शोक प्रकाश डाली जाएगी। 25 फरवरी को प्रश्नकाल, राज्यपाल और अभिभाषण, वाद विवाद होगा। 26 फरवरी को अवकाश होगी और 27 फरवरी को प्रश्नकाल, वित्तीय वर्ष 2024-25 का तीसरा अनुपूरक बजट, राज्यपाल के अभिभाषण पर। 28 फरवरी को प्रश्नकाल, उसी तरह। तो इस पर हम ज़्यादा समय न देते हुए हम बात करेंगे यहाँ पे बजट। देखिए बजट जो है से यह कहाँ से निकल करके आई, इस पर हम ध्यान रखेंगे। शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुगा से हुई है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बाउगेट उत्पत्ति हुई, जिसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया, अर्थात बजट शब्द बना इस तरह से। ठीक है, आप देखे होंगे कि मार्केट जाते हैं तो थोड़ा सा एक छोटा थैला लेकर के जाते हैं, जिसे बोगेट भी बोल सकते हैं। और उसी बोगेट में क्या करते थे, जितने वित्त वर्ष की खर्चा थी, पर्चा लेकर के उसमें आते थे। कहाँ? फ्रेंच में। तो उसी से यह शब्द निकल करके आए हैं। और इसी के लिए अब बात करेंगे कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को। जैसे ऐतिहासिक तथ्य क्या क्या है कि भारत में बजट होने का इतिहास 150 साल से अधिक पुराना है। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आर.के. सन्मुख चटर्जी 26 नवंबर 1947 को पेश किया था और 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 के दौरान 7.5 महीने को शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा 15 अगस्त से लेकर 31, ठीक है, मार्च तक इन्होंने पेश किया और 7.5 महीने को शामिल किया है। ठीक, सर्वाधिक बार पेश करने वाले बजट मोरारजी देसाई जी हैं, अब तक 10 बार। बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न करंट अफेयर में, बहुत परीक्षाओं में यह प्रश्न आ जाता है। जन्म पर भी बजट पेश करने वाले एकमात्र मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने जन्म पर भी बजट पेश किए हैं। यह सब बात आप ध्यान रखेंगे, किनके द्वारा? तो मोरारजी देसाई के द्वारा।
बजट पेश होने से पहले यह बजट छपने के लिए भेज जाने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा खाने का रस्म निभाई जाती थी। कभी भी पूछेगा कि हलवा खाने का नियम किसमें होता है, कब होता है, तो आप वहाँ पे लगाएंगे कि बजट छपने के लिए भेज दिया जाता है, तो उस खुशी में हलवा खाने का रस्म निभाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रस्म के बाद बजट पेश होने तक वित्त मंत्रालय संबंधित अधिकारी किसी के संपर्क में नहीं रहते और न परिवार से दूर रहते हैं, और परिवार से भी क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। देश का पहला बजट 18 फरवरी 1960 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विलियम ने पेश की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे कब पेश किया गया था, 18 फरवरी 1960 को देश का पहला। लेकिन भारत क्या था, अंग्रेजों का अधीन था, तो भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। इस तरह से भारतीय जनक मतलब भारत में, ठीक है, गुलामी के समय था, तो उन्हीं को जनक माना जाता है भारत में पेश करने का। किसे, तो जेम्स विलियम का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को ऐतिहासिक रचे हैं, क्योंकि वह लगातार 7 बजट पेश करने वाले पहले मंत्री बन गए और 6 वर्षीय बजट और एक अंतरिम बजट पेश किए हैं। आप ध्यान रखेंगे इन बजटों पर। इससे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ही इस उपलब्धि के करीब पहुंच गए थे। उन्होंने 6 केंद्रीय बजट पेश किए थे और वित्त मंत्री के रूप में देसाई 1959 से 1964 तक 5 वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि 6 केंद्रीय बजट पेश किए थे और 5 वार्षिक बजट। बजट पारित करने की प्रक्रिया क्या क्या होता है, ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट बजट पेश हो जाती है। बजट प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, आम बजट होता है, विभागीय समिति द्वारा जांच होती है, अनुदान का मतदान होता है, विनियोग और विधेयक पर पारित होना, वित्त विधेयक कब पारित होना, ये सब होता है। अब 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं इस पर भी ध्यान रखेंगे। वृद्धिशील, गतिविधि आधारित, मूल्य प्रस्ताव, अब और एक होता है शून्य आधारित। तो इस तरह से 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इन बिंदुओं को, क्योंकि जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे तब तक कभी भी आगे आप नहीं, जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आगे आपको समझ में नहीं आएगी। सबसे लंबा बजट भाषण कितने मिनट का था, तो यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2020 को 2 घंटे 42 मिनट पर इन्होंने भाषण दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे कोई पूछेगा तो यह VVI है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न जो है से बहुत परीक्षाओं में आते हैं। पेपरलेस बजट 2021-22 में पेश किया गया था कोरोना काल में। भारत के बजट पेश करने वाली पहली महिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है SSC GD रेलवे में, तो इंदिरा गांधी का नाम लिखेंगे आप। ठीक है, बजट भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा नीति आयोग और अन्य संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया जाता है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग DA का बजट प्रभाग बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है। क्योंकि देखिए, जितने चीज होते हैं जो बजट तैयार करते हैं वो इकोनॉमिक्स का विधाता रहते हैं, इकोनॉमिक्स का ज्ञान होता है और उन्हीं को सौंपा जाता है। इसीलिए विदेश मंत्रालय और बहुत सारे ऐसे मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, जो कि उनको दिया जाता है। बजट के विभिन्न रूप। मंदक्रम बजट निर्माण, मंदक्रम में खर्चों के उद्देश्य को लाए बिना उनकी मंदों पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार के बजटिंग का उद्देश्य विधेयिका द्वारा कार्यपालिका को स्वीकृत धन की बर्बाद तथा आय व्यय के दुरुपयोग को रोकना। इस प्रणाली को वर्धनशील बजटिंग भी कहते हैं, इंक्रीमेंटल। सेकेंड है निष्पादन बजट। क्या होता है, तो निष्पादन बजट की शुरुआत वर्ष 1949 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में हूवर आयोग के द्वारा किया गया था। इसे राष्ट्रपति ट्रूमैन ने लागू किया। किसी कार्य मतलब चालू वर्ष के परिणाम के आधार पर मानकर बनाए जाने वाला निष्पादन बजट होता है। अगले वर्ष बजट को निष्पादन बजट भी कहते हैं। ठीक है, अगले वर्ष का बजट को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने ब्रैकेट में भी यहाँ पे दे दिया हूँ कि इसमें विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन गुणवत्तापूर्ण करने के प्रयास किया जाता है और कुशल प्रबंधन द्वारा बजट का संचालन किया जाता है। शून्य आधारित बजट का विकास भी अमेरिका में पीटर
ए फर द्वारा वर्ष 1969 में किया गया था तथा राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने वर्ष 1978 में लागू किया। इस तरह के बजट में पुराने वर्षों के व्यय पर विचार नहीं किया जाता है और न ही इसमें कुछ सुधार किया जाता है। इसमें नए वर्ष के लिए बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है। इस प्रणाली को सूर्यास्त बजट भी कहा जाता है, आप इसे नोट कर लेंगे। और भारत में शून्य आधारित बजट वर्ष 1987-88 में तत्कालीन वित्त मंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लागू किया गया था। परिणाम बजट, इसमें किसी कार्यक्रम पर कितना धन व्यय किया जाता है, व्यय मतलब खर्च, तथा इसका परिणाम इस व्यय के अनुरूप है या नहीं, इस पर ध्यान दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य चालू वित्तीय वर्ष के हर तिमाही समीक्षा करना और भारत में पहला आउटकम बजट वर्ष 2005 में पेश किया गया था। जेंडर बजट, ये बजट महिलाओं के विकास कल्याण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि सुनिश्चित करता है। बजट निर्माण के विभिन्न चरण, अधिकारियों द्वारा अनुमानों की तैयारी, सेकंड विभागों तथा मंत्रियों द्वारा समीक्षा एवं समीकरण, थर्ड है वित्त मंत्रालय द्वारा समीक्षा, फोर है वित्त विवादों का निपटारा, फाइव है वित्त मंत्रालय द्वारा समीकरण, सिक्स है मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन। ठीक है, अब यहाँ पे अनुच्छेद की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होता है, ध्यान रखेंगे, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होता है और 21 मार्च तक चलती है। इसमें भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। सदन के दो सदन होते हैं, उसमें भी प्रस्तुत किया जाता है। अनुपूरक बजट अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान से संबंधित है। ठीक है, कभी भी पूछेगा अनुपूरक बजट किससे संबंधित है, तो यह अनुदान से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान, प्रत्यय अनुदान और अपवाद अनुदान के निर्धारण से संबंधित है। अब झारखंड विधानसभा, छोटे से बातों से आप समझिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से जितने भी झारखंड के उनको गौर से समझना है, ध्यान रखना है, क्योंकि जेपीएससी के एग्जाम अब होने वाली है। तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सदन की कार्यवाही एकदम सिंपल भाषा में समझना है। सदन की कार्यवाही के दौरान किसी भी सत्र में कुछ टर्म होते हैं, जैसे प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, ध्यान आकर्षण आदि। अपने कई बार समाचार में इन शब्दों के इस्तेमाल देखे होंगे, कई बार पढ़ा है और सुना भी होगा, लेकिन कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर यह प्रश्न काल जो है, शून्यकाल क्या है और सदन की कार्यवाही कैसे चलती है। आज के इस क्लास में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। कैसे चलती है सदन में कार्यवाही, इस पर ध्यान रखेंगे। सदन सुबह 11 बजे खुलता है और शाम 6 बजे बंद हो जाती है, और 11 से 6 बजे तक जो भी काम सदन के अंदर होता है उसे ही सदन या सभा की कार्यवाही कहा जाता है। आप इसे भूलेंगे नहीं किसी भी हद तक। ठीक है, इस कार्यवाही के 2 खंड बांट दिया गया है, पहली और दूसरी पाली। पहली पाली भोजन अवकाश से और दूसरी पाली भोजन अवकाश के बाद। उसी तरह जैसे स्कूल में क्लासेस चलते हैं, लंच टाइम और पहले लंच टाइम के बाद। सदन में पहली पाली 11 बजे से 1 बजे तक होती है और वहीं दूसरी पाली 2 बजे से 6 बजे तक होती है, जबकि 1 बजे से 2 बजे तक का समय लंच के लिए होता है, जिसे संसदीय भाषा में भोजन अवकाश भी कहा जाता है। भोजन अवकाश के पहले आने वाले पाली में सदन में 2 चीजें होती है, एक प्रश्नकाल होता है और एक शून्यकाल। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, भोजन अवकाश से पहले, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जैसे लंच करने से पहले 2 सदन होती है, 2 चीजें होती है, एक प्रश्नकाल होता है और एक शून्यकाल होती है। ये दोनों पॉइंटों का आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे कि प्रश्नकाल क्या होता है। सामान्य तौर पर लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा की बैठक का पहला घंटा 11 बजे से 12 बजे तक सवालों के लिए होता है। इस घंटे को ही प्रश्नकाल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेंगे। सदन की कार्यवाही में प्रश्नकाल का विशेष महत्व होता है। इस दौरान संसदीय सदस्य लोकसभा, राज्यसभा
जो होते हैं विधान मतलब विधायक वगैरह, ठीक है, और प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों प्रत्येक पहलू पर सवाल कर सकते हैं। सत्ता पक्ष को सदन में इन सवालों का जवाब भी देना होता है। ऐसे ही समझ सकते हैं कि प्रश्नकाल ऐसा समय होता है जब सरकार को कसौटी पर उतारा जाता है और इस दौरान हर एक मंत्री अपने प्रशासनिक कृतियों में भूल चूक संबंध में भी उत्तर देना होता है। सदन में सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से किया जाता है। सदन की कार्यवाही का रोचक हिस्सा प्रश्नकाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। कभी भी पूछेगा कि रोचक काल कौन सा होता है तो आप लगाएंगे कि सदन में कार्यवाही का रोचक काल ही मतलब प्रश्नकाल को ही रोचक काल कहा गया है, रोचक हिस्सा भी माना जाता है। प्रश्नकाल सदन के कार्यवाही का रोचक हिस्सा है कि किसी भी संसदीय सदस्य की ओर से किए गए प्रश्नों में अमूमन जानकारी मांगी जाती है और किसी विशेष विषय पर तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। फिर भी कई बार प्रश्न पूछने वाले सदस्यों और उत्तर देने वाले मंत्रियों के बीच जीवंत और तांत्रिक हाजिर जवाब ही देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन बिंदुओं का आप ध्यान रखेंगे, क्या करना पड़ता है, जीवंत और तांत्रिक हाजिर जवाबी देने को मिलती है, मतलब देने को कही जाती है। भारत में सदन में प्रश्न पूछने की शुरुआत कब से स्टार्टिंग हुई थी, तो 1892 से हुआ था। सदन में सरकारी कामकाज पर प्रकाश डालने के लिए पिछले 70 सालों में इसी उपकरण प्रश्नकाल पर सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रश्नकाल के दौरान सवालों ने हमेशा सरकार कामकाज के बारे में डाटा है, जानकारी को सार्वजनिक डोमेन पर लाने और वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने में मदद की है। प्रश्नकाल की पद्धति भारत ने यह इंग्लैंड से ग्रहण की है। पूछेगा कि प्रश्नकाल की यह नियम जो है, ठीक है, ये कहाँ से ग्रहण किया है भारत सरकार, तो आप लगाएंगे इंग्लैंड से, जहां सबसे पहले 1721 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में सदन में प्रश्न पूछने की शुरुआत 1892 में हुई है। भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुई आज़ादी से पहले भारत में प्रश्न पूछने के अधिकार पर कई प्रतिबंध लगे थे। हालांकि आज़ादी के बाद इन प्रतिबंधों को खत्म कर दिया गया। प्रश्नकाल के दौरान किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? प्रश्नकाल में 4 तरह के प्रश्न होते हैं और अंतरांकित प्रश्न होते हैं, अल्प सूचना प्रश्न होते हैं। गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न के लिए उनके बारे में जानते हैं। तारांकित प्रश्न क्या होता है? सदन में किसी सदस्य की ओर से पूछे गए वैसे सवाल जिसका वह मौखिक उत्तर चाहता हो और पहचान के लिए उस पर तारांक बना रहता है, वह तारांकित प्रश्न होता है। जब प्रश्न उत्तर मौखिक होता है तो उसे पर पूरक प्रश्न अर्थात सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एक दिन में 20 से ज़्यादा तारांकित प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। वही एक सदस्य एक अधिकतम 5 सवाल ही पूछ सकता है। प्रश्न हमेशा सरकारी सदस्य अर्थात मंत्री परिषद के ही सदस्य पूछते हैं, बाहर के आम जनता में इसको शामिल नहीं करना है। अतार्किक प्रश्न, तो अतार्किक प्रश्न क्या होता है? वैसे प्रश्न जिसका सदन में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और न ही उस पर कोई अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वह अतार्किक प्रश्न होते हैं। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है और लिखित उत्तर के लिए एक दिन में लगभग 230 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न गैर सरकारी सदस्य मंत्री परिषद में ही शामिल सदस्य ही पूछ सकते हैं। अल्प सूचना प्रश्न, प्रश्न पूछने के लिए सभा सदस्यों को कम से कम 10 दिन पहले इसकी सूचना दिया जाता है। अल्प सूचना प्रश्न कम से कम प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस अल्प सूचना प्रश्न को गैर सरकारी सदस्य द्वारा ही होता है। शून्यकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्नकाल और शून्यकाल जैसे 0 आवर भी कहा जाता है। सदन में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है, और इसे ही प्रश्नकाल कहा गया है। दोनों नाम है, प्रश्नकाल और शून्यकाल। शून्यकाल कहते हैं यानी प्रश्नकाल के बाद 1 घंटा शून्यकाल होता है। शून्यकाल में पूछे जाने वाले प्रश्न को सूचना पहले से देने की जरूरत नहीं होता।
इसमें तत्काल प्रश्न पूछे जाते हैं और यह वह समय होता है जब सभा में सदस्यों की ओर से तत्काल सार्वजनिक मुद्दे उठाए जा सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ शर्तें और कुछ नियम होते हैं। शून्यकाल किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए सुबह 10 बजे से पहले सभा के अध्यक्ष को और उससे संबंध में नोटिस देना होता है और नोटिस से उसे मुद्दे का जिक्र होना जरूरी है। जिस सदस्य सभा में उठाना चाहते हैं इसके बाद ही सदन में स्पीकर किसी मुद्दे को उठाने की अनुमति दे सकता है और फिर उसे अस्वीकार कर सकता है। एक दिन में शून्यकाल के दौरान 20 मुद्दे ही उठाए जा सकते हैं। शून्यकाल का टर्म 1962 से आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। शून्यकाल के बाद सदन में होती हैं चर्चाएं या विधेयक, मतलब शून्यकाल के बाद जो विधेयक होता है। प्रश्नकाल या शून्यकाल के बाद सदन की पहली पाली खत्म हो जाती है। इसके बाद समय आता है भोजन अवकाश का सदन, ठीक है। और सदन में दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए भोजन अवकाश रखा जाता है, अर्थात 1 घंटा। इसके बाद सदन की दूसरी पाली शुरू होती है जो काफी महत्वपूर्ण होता है। प्रश्नकाल और शून्यकाल में पूछे गए कई प्रश्नों के बाद दूसरी पाली में नए नए विषयों पर चर्चा है का समय आता है। इसी समय ध्यान आकर्षण की सूचनाओं ली जाती है। इसी दौरान सभा पटल पर कई प्रस्ताव लाए जाते हैं। इन प्रस्तावों पर चर्चा होती है और इसी दौरान नए विधेयक भी पास किए जाते हैं। सदन में लाए जाने वाले प्रस्ताव और चर्चाएं कई बार होती है, जैसे स्थगन प्रस्ताव, समापन प्रस्ताव, अल्प अवधि प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये सब शून्यकाल के आवर में की जाती है, अर्थात 1 बजे से 2 बजे का जो अवकाश होता है उस समय ये सब पेश किया जाता है। तो इतने चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बजट है झारखंड का, तो 23-24 का जो बजट है वो हेमंत सोरेन का सरकार चौथा बजट 3 मार्च 2023 को झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा पेश किया गया था। नए बजट अभी नहीं आया, इसलिए पुराना पर ही थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। मंत्री द्वारा विधानसभा 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपया बजट पेश किया गया, जो पिछले बजट से कितना 15% ज़्यादा था। झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को हमीन कर बजट नाम दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसी को, क्योंकि पूछ देगा कि 23-24 बजट को किस नाम से जाना जाता था, तो आपको लगाना है कि हमीन कर बजट के नाम से जाना जाता था। वित्त मंत्री के अनुसार वर्ष 2019-20 में राज्य के आर्थिक विकास की दर कितना था, 1.1% थी। किसके द्वारा? वित्त मंत्री के अनुसार 19-20 में। कोरोना काल के विषय परिस्थितियों का अपवाद माने तो वर्ष 21-22 में अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 6.2% रहा है। बजट प्रस्ताव में गांव, गरीब, किसान, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को खास ख्याल रखा गया। बजट के विभाग मतलब बांटे किस किस क्षेत्र में जाते हैं, आवंटन जिसको कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे पशुपालन क्षेत्र में, भवन निर्माण में, नगर निर्माण में, सहकारिता, ऊर्जा उत्पादन, वित्त, वाणिज्य कर, खाद्य आपूर्ति, वन्य पर्यावरण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, उच्च शिक्षा, उद्योग, सूचना जनसंपर्क, श्रम नियोजन, खान, भूतत्व, अल्पसंख्यक कल्याण, कार्मिक विभाग, योजना विकास, पेयजल स्वच्छता, आपदा प्रबंधन, भू राजस्व, पथ निर्माण, ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, परिवहन, नगर विकास, जल संसाधन, लघु सिंचाई, कल्याण, खेलकूद, मत्स्य, डेयरी, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, आवास, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, समाज कल्याण, इन क्षेत्रों में बजट पेश की जाती है और पैसा को बांटा जाता है। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, जो हमने बताया था उसी के आधार पर आपको बजट समझ में आ जानी चाहिए। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।